जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, उन सभी के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो एंजॉय कीजिए क्लास के साथ। और आज एग्रीकल्चर में हम 3 प्रमुख प्रकार की कृषि के प्रकारों को अच्छे से समझेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डेयरी कृषि, यानी डेयरी फार्मिंग क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग पर बात करते हैं। भी डेयरी फार्मिंग है वो कहते किसे हैं, तो समझिएगा ये एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। तो डेयरी फार्मिंग है तो इसका मतलब इस कृषि के अंदर हम पशुओं का पालते हैं और इसके अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और नस्ल सुधार पर है वो विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमें डेयरी प्रोडक्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए पशुओं का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इस कृषि से लाभ है वो उठा पाएंगे। अब बात करते हैं भी इस कृषि को जब करते हैं तो कितनी पूंजी है वो लगती है। तो देखिएगा, पशुओं के छप्पर बनाने में, उनके लिए चारा भंडार की व्यवस्था करने में और दुग्ध उत्पादन में काम आने वाले यंत्रों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, वो इस प्रकार की कृषि में होती है। श्रम यानी मेहनत की अगर बात करें भी कितनी मेहनत इस प्रकार की कृषि में लगती है, तो पशुओं को हमें चराना है, उनको दूध निकालना है, तो इसके लिए हमें वर्ष भर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। ये कोई जो नॉर्मल एग्रीकल्चर हम जो करते हैं उसकी तरह नहीं है। अभी एक खेती करने के बाद दूसरी खेती है, वो कुछ टाइम का किसान को अंतराल मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ये तो भाई रोज का काम है, तो खूब मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। कई बार तो ये हाल हो जाता है भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो ये टेंशन रहती है भी पीछे से पशुओं को कौन चराएगा, कौन उनका दूध निकालेगा। तो बड़ा ही मेहनत वाला काम है ये। और कहाँ पर ये कृषि की जाती है, यानी बाजारी क्षेत्र की बात करें तो जो नगरीय क्षेत्र हैं और जो औद्योगिक केंद्र हैं, यानी जहां उद्योग स्थापित है, उनके नजदीक इस प्रकार की खेती है वो की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि नगर और औद्योगिक जो केंद्र है ये वो इस कृषि से जुड़े हुए प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर ताजा दूध और जो डेयरी के जो उत्पाद है उनकी खपत है वो यहां पर हो जाती है। तो नगरीय और औद्योगिक जो केंद्र हैं वो हमारे इस प्रकार की कृषि के प्रमुख बाजार है। और आजकल तो क्या हो गया है भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे बात करें भी विकसित यातायात सुविधा के कारण, प्रशीतकों यानी फ्रीज की सुविधा होने के कारण और पाश्चुरीकरण की व्यवस्था होने से इन डेयरी उत्पादों को लंबे समय तक है वो खराब होने से बचाया जा सकता है, यानी हम संग्रहण कर सकते हैं। अगर आप बाजार से जैसे डेयरी के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, सर्स की बात करो, अमूल की बात करो, तो आप उनकी पैकिंग पर देखना। जैसे आप पनीर की पैकिंग लेते हो, 200 ग्राम की लेते हो या किसी और वेट की लेते हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है भी ये 6 महीने के लिए यूज है वो किया जा सकता है। तो ये किस वजह से संभव हो पाया है? प्रशीतकों की वजह से ये चीजें हैं वो संभव हो पाई है। भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, हम लंबे टाइम तक खराब होने से उसको बचा सकते हैं। अब बात ये आती है भी इस प्रकार की कृषि विश्व के अंदर मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, तो उसकी बात करें तो इसमें प्रमुख स्थान है उत्तर पश्चिमी यूरोप का, जहां पर सबसे ज्यादा इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर। उसके अलावा बात करें तो कनाडा में इस प्रकार की कृषि अच्छी होती है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है न्यूजीलैंड हुआ, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया है वो भी इस डेयरी फार्मिंग के प्रमुख क्षेत्र है। तो विश्व के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा और तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, जहां पर ये डेयरी कृषि है, डेयरी फार्मिंग है वो की जाती है। तो आप समझ गए होंगे डेयरी फार्मिंग का सीधा सा सिंपल भाषा में अर्थ है भी इसके अंदर दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है और पशुओं से ही लाभ प्राप्त करना है तो उनके स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उनके
पालन करने में, उनके चारे की भंडार की व्यवस्था करने में अच्छी खासी जो पूंजी है, धन है, वो लगता है। और मेहनती काम है ये, इस पर खूब मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। और बाजार के निकट ही इस प्रकार की कृषि है वो ज़्यादातर की जाती है। तो ये हुई अपनी डेयरी कृषि। और ये आप अगर कल को कोई प्रश्न आ जाए आपके किसी एग्जाम में कि डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो इस प्रकार से जो मैंने ये नोट्स फॉर्म में लिखे हैं, ये प्रत्येक पॉइंट जो अपने आप में है वो कृषि की एक विशेषता है। तो आप इनको अच्छे नोट्स रूप के अंदर ही तैयार कीजिएगा बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। अब बात करते हैं हम एक और कृषि के प्रकार की, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। नाम में ही स्पष्ट है भी ये कहां पर होती होगी। भूमध्य सागर जो अपना यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के दोनों के बीच का जो सागर है, महासागर, भूमध्य सागर उसको बोलते हैं। उस इलाके के अंदर इस प्रकार की कृषि है वो मुख्यतः की जाती है। तो वहां की जो जलवायु होती है उसको कह दिया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका मतलब भूमध्य सागरीय कृषि है, मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है वो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व में की जाती है। और ये भी एक विशेष प्रकार की कृषि है और इसके अंदर खट्टे फलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। यानी इस कृषि में जो खट्टे फल हैं, खट्टी जो चीजें हैं फ्रूट के अंदर, उन फसलों का उत्पादन है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। बात करें मुख्य कौन सी फसल है, तो वो है अंगूर की खेती। और अंगूर की खेती करना साइंस में कहलाता है विटीकल्चर। ये भी आप ध्यान रखिएगा भी विटीकल्चर क्या होता है। अंगूर की खेती करने को ही विटीकल्चर कहा जाता है। तो अंगूर की जो खेती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो प्रमुख कृषि है, जो फसल है वो कौन सी है, तो आप लिखेंगे अंगूर की खेती, अर्थात विटीकल्चर है वो प्रमुख विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, भूमध्य सागरीय जलवायु की। और इन अंगूरों की बात करें तो जो अंगूर अच्छे किस्म के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी की जो मदिरा है यानी शराब है वो बनाई जाती है। और जो निम्न किस्म के यानी थोड़े घटिया किस्म के अंगूर होते हैं उनको सुखा लिया जाता है और उनसे मुनका या किशमिश है वो बना लिया जाता है, जिसको हम हमारे यहाँ लोकल भाषा में दाख बोलते हैं। तो निम्न किस्म के अंगूरों को सुखाकर मुनका और किशमिश है वो बनाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो गर्मी के महीनों में वहां पर अंजीर और जैतून का उत्पादन है वो भी किया जाता है। और जब सर्दियों की बात करें भी शीत ऋतु में जब यूरोप और अमेरिका के अंदर वहां फल और सब्जियों की मांग होती है, क्योंकि उस टाइम वहां उतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो खूब डिमांड रहती है यूरोप और अमेरिका में सर्दियों के टाइम में। तो जब वहां मांग ज़्यादा होती है तो उस टाइम वहां पर फल और सब्जियों की जो आपूर्ति है वो इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उसकी आपूर्ति है वो की जाती है। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की, भी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में होती है। मुख्यतः वहां पर अंगूर की खेती होती है। अच्छे जो अंगूर होते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी की शराब बनाई जाती है। निम्न किस्म के अंगूर होते हैं उनको सुखाकर मुनका या किशमिश बनाया जाता है। गर्मियों में उस क्षेत्र में अंजीर और जैतून की खेती भी होती है। सर्दियों में जब यूरोप और अमेरिका में सब्जियों और फलों की डिमांड रहती है तो उस टाइम भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही वहां पर आपूर्ति है वो की जाती है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली कृषि के बारे में, जिसका नाम है बाजार के लिए सब्जी व उद्यान कृषि, अर्थात मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं इसके अंदर क्या किया जाता है। ऐसी कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें यानी अधिक कमाई वाली जो फसलें हैं वो बोई जाती है, जैसे सब्जी, फल और फूल। तो अधिक कमाई देने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल और फूल है वो इसके अंदर लगाई जाती है, उगाई जाती है।
क्योंकि इनकी मांग है वो नगरीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है। तो इसका मतलब नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही इस प्रकार की कृषि है वो ज़्यादा की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में जो खेत होते हैं उनका आकार छोटा होता है। भी सब्जी फल फूल है वो पूरी किसान के पास जो पूरी जमीन होती है उसके ऊपर नहीं बोता वो, क्योंकि उसे अपने जीवन निर्वाह भी करना है, तो अपने उपयोग की चीज़ें भी बोता है और उसके साथ साथ फसल के कुछ खेत के कुछ हिस्से में वो सब्जी या फल या फूल है उनका प्रोडक्शन लेता है। और इसके अंदर अधिक मेहनत की आवश्यकता है और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। विश्व के अंदर अगर प्रमुख एरियो की बात करें तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। जैसे नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरा है उत्तर पूर्वी अमेरिका और तीसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जहां हमने पीछे भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में भी पढ़ा, उसी क्षेत्र के बारे में। तो यूरोप, अमेरिका और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर उसके विशेष क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है और उसमें भी वहां जहां पर उद्योग ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्रों में जहां जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक मिलता है, इस इलाके के उस एरिया के अंदर इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। तो एक तरीके से हमने कहा भी सब्जी फल और फूल इसका प्रोडक्शन है वो इस प्रकार की कृषि में किया जाता है। तो अगर उनको बांट लेते हैं तो 2 बात हो गई, एक तो होगी सब्जी की खेती और दूसरी होगी फल और फूल जो आती है उद्यान हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो इसमें जानते हैं सब्जी की खेती। सब्जी की खेती का मतलब हो गया जहां पर सब्जियों का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो जिन प्रदेशों में या जिन क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है वहां पर सब्जी खेती को ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से यह काफी इंपॉर्टेंट रहता है भी ट्रक कृषि क्या है। तो ट्रक कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर सब्जियों का प्रोडक्शन होता है। अब बात आती है भी इसे ट्रक कृषि क्यों कहते हैं, तो समझिएगा इसकी परिभाषा को, इसके कारण को। क्या ट्रक फार्म व बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। आपको पता है सब्जियां ज्यादा टाइम तक खेत से तोड़ने के बाद हम नहीं रख सकते क्योंकि उसके खराब होने का डर रहता है और जब खराब हो जाएगी तो किसान को जो उचित मूल्य है वो उसका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उसे जल्दी से जल्दी निकट के बाजार में पहुंचाना होता है। तो जब बड़े लेवल पर यह कार्य किया जाता है तो दिन में जो इस फसल के अंदर जो सब्जियां तोड़ी जाती है उन्हें ट्रक में भर के एक रात में ट्रक जितनी दूरी तय कर लेता है वहां के नजदीक के बाजार में उसको जाकर बेच दिया जाता है। तो इसलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं। पुनः समझिए भी ट्रक है जो फार्म यानी खेत और बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसे ट्रक कृषि कहा जाता है। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है? सब्जी की खेती से है। अब आता है दूसरा रूप इसका उद्यान कृषि। उद्यान के अंदर फलों और फूलों के प्रोडक्शन की बात की जाती है। तो जिस प्रकार की कृषि में फलों और फूलों का उत्पादन होता है उसे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर या उद्यान कृषि कहा जाता है। इसके एरिया की बात करें भी कौन सा एरिया ज्यादा प्रसिद्ध है तो यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड है वो इसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है विश्व के अंदर। और नीदरलैंड में एक प्रकार का पुष्प होता है, एक प्लांट है ट्यूलिप। ट्यूलिप नाम का जो फूल है वो बहुत फेमस है, बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही आकर्षक होता है और यूरोप के अंदर उसकी पूरी डिमांड रहती है पूरे यूरोप में। तो नीदरलैंड से यूरोप में इसको निर्यात किया जाता है। आप देखेंगे भी जो ट्यूलिप है इतना सुंदर, जो लाल गुलाबी कुछ बैंगनी रंग लिए हुए, बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव है और जिसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल है वो नहीं आती। तो जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है उनको ये समस्या नहीं हो पाती। तो नीदरलैंड है वो फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ का एक पुष्प जो फूल है ट्यूलिप वो बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण यूरोप में उसका जो निर्यात है वो किया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी ट्यूलिप प्लांट है वो देखने को मिल जाता है। और अब बात आती है उद्यान कृषि और सब्जी खेती के साथ साथ इसी के अंतर्गत एक नाम और आ जाता है जिसका नाम है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि, अब आप ये समझेंगे भी ये कौन सा आ गया।
कारखाना कृषि का मतलब होता है उद्योगों के निकट जो खेती की जाती है। बात एक ही है, चाहे वहां पर मोस्टली तो सब्जियों की खेती की जाती है, लेकिन फल फूल की भी वहां पर की जा सकती है। तो जब उद्योगों के निकट कृषि की जाती है, कारखानों के निकट कृषि की जाती है, तो उसे कारखाना कृषि कहा जाता है। और इसमें अधिकतर पशुपालन किया जाता है, यानी गाय, बैल और कुक्कुट पालन यानी मुर्गा पालन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। और इन कारखानों के नज़दीक इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है, तो वहाँ के उनके पशुधन के लिए जो चारे की जो व्यवस्था है वो उन्हीं कारखानों से ही की जाती है, क्योंकि ये जो कारखाने होते हैं ये एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो वहाँ पर जो उनका रॉ मटेरियल है, जो बचा हुआ जो हिस्सा होता है, वो उन पशुओं के खाने में काम आ जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले ही इंडस्ट्री वहाँ पर होती है। और इस प्रकार वहाँ जो पशुपालन किया जाता है कारखाना कृषि में, तो उनके स्वास्थ्य का, नस्ल सुधार का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार कारखानों के अंदर काम करने वाले लोगों को फिर बाजार नहीं जाना पड़ता, वहीं पास में ही उनको सारी सब्जी है, फ्रूट है, वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे भी उद्योगों के या कारखानों के निकट जो कृषि की जाती है उसे कारखाना कृषि कहा जाता है। और मुख्यतः उसमें गाय, बैल, कुक्कुट पालन वही किया जाता है, दुग्ध उत्पादन हो जाता है, तो अच्छा खासा दूध उनको मिल जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, बाजार के लिए सब्जी और उद्यान कृषि। और उससे पहले हमने भूमध्य सागरीय कृषि और डेयरी कृषि के बारे में आज अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूं आप जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। कमेंट किया करो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन है वो होता रहे, पता चले भी बच्चों की तैयारी है वो किस प्रकार की चल रही है। बहुत जल्द हम टेस्ट प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर रहे हैं। बात नोट्स की आती है तो सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको नोट्स हैं वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं भी हमें अलग से भेज दो, तो ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। आप सब बच्चे समझदार हो, इन चीज़ों को समझते हैं, तो इसी प्रकार बने रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। फिर मिलते हैं। और अंतिम जो एग्रीकल्चर के 2 प्रकार रह गए, सहकारी कृषि का एक प्रकार रह गया और सामूहिक कृषि रह गया, और साथ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है वो खनन बचा हुआ है अपना। तो अगले वीडियो सेशन में इस चैप्टर को अपने पूरा करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।